100 साल पुरानी डायरी में लिखी मौतें आज भी सच हो रही है। क्या कोई किताब इंसानों की मौत पहले से लिख सकती है? अगर मैं कहूं कि भारत के एक छोटे से गांव में मिली 100 साल पुरानी एक डायरी में दर्ज हर मौत आज तक सच होती आई है, तो शायद आप यकीन करें। लेकिन इस कहानी के पीछे मौजूद दस्तावेज, गांव वालों की गवाही और रहस्यमयी घटनाएं एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। साल 2026। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था कालीदांग। बाहर की दुनिया के लिए यह बस एक साधारण गांव था, लेकिन स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद यहां किसी अजनबी को रुकने नहीं देते थे। उनका कहना था कि रात होते ही गांव पर एक अदृश्य साया छा जाता है। इसी रहस्य की सच्चाई जानने के लिए खोजी पत्रकार आरव मेहता अपने कैमरा ऑपरेटर करण के साथ कालीदांग पहुंचा। आरव पिछले कई वर्षों से रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। गांव में प्रवेश करते ही दोनों ने एक अजीब बात महसूस की। दिन का उजाला होने के बावजूद पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। कई घरों के दरवाजों पर पुराने काले धागे, राख के निशान और नींबू मिर्च टंगे हुए थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने आरव को देखते ही कहा, अगर मौत से बचना चाहते हो तो उस डायरी को कभी मत खोलना। आरव ने पूछा, कौन सी डायरी? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जिसने भी उसे पढ़ा उसकी मौत उसी में लिखे तरीके से हुई। पहले तो आरव को लगा कि यह कोई पुरानी लोककथा होगी, लेकिन जब उसने गांव वालों से अलग अलग बात की तो लगभग हर व्यक्ति ने एक जैसी कहानी सुनाई। किसी ने कहा कि डायरी में आने वाले हादसे पहले से लिखे होते हैं। किसी ने दावा किया कि उसमें नाम भी बदलते रहते हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि वह डायरी खुद नई बातें लिख देती है। उस रात आरव ने गांव के पुराने मंदिर में ठहरने का फैसला किया। मंदिर के पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि आधी रात के बाद जंगल की तरफ से अगर किसी के रोने की आवाज आए तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। लेकिन आधी रात होते ही वही आवाज गूंज उठी, पहले धीमी, फिर और साफ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आरव ने कैमरा उठाया और मंदिर के बाहर कदम रखा। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक टूटा हुआ पत्थर का कुआं दिखाई दिया। उसके पास जमीन में आधी दबी हुई एक लोहे की संदूक रखी थी, जिस पर मोटी जंग जम चुकी थी। जब संदूक खोली गई तो उसके अंदर कपड़े में लिपटी हुई एक बेहद पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो मेरा अगला पन्ना पढ़ेगा उसकी किस्मत तब मेरी होगी। आरव मुस्कुराया। उसे लगा यह किसी लेखक का बनाया हुआ डराने वाला खेल है। लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस पन्ने पर लिखा पहला नाम था, आरव मेहता, और उसके नीचे एक ऐसी तारीख लिखी थी जो अभी आई भी नहीं थी। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डायरी के पन्ने पर उसका नाम कैसे लिखा हो सकता है। उसने सोचा कि शायद किसी ने उसके आने की खबर सुनकर यह सब पहले से तैयार किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस तारीख के नीचे लिखी पहली पंक्ति पर गई। जिस रात वह इस डायरी को पढ़ेगा, उसी रात उसकी किस्मत बदल जाएगी। आरव ने घबराकर पन्ना पलटा। अब वहां एक घटना का पूरा विवरण लिखा था। उसमें लिखा था कि अगले दिन सुबह गांव का एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे मृत मिलेगा। आरव ने तुरंत कैमरे के सामने कहा, अगर यह सिर्फ अंधविश्वास है तो कल सुबह यह झूठ साबित हो जाएगा। रात किसी तरह बीत गई। सुबह होते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए बरगद के पेड़ की तरफ जा रहे थे। आरव और करण भी उनके पीछे भागे। वहां पहुंचकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के नीचे गांव का चरवाहा मोहन मृत पड़ा था। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, ठीक वैसा ही जैसा डायरी में लिखा गया था। अब पहली बार आरव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। इस बार उसमें एक और नाम लिखा था, लेकिन इस बार वह नाम पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। स्याही जैसे धीरे धीरे खुद बन रही थी। कुछ ही सेकंड में नाम पूरा हो गया। वह नाम था करण।
कैमरा ऑपरेटर करण ने घबराकर डायरी आरव के हाथ से छीन ली, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पढ़ा, तेज हवा चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और दूर जंगल से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। करण ने डरकर डायरी बंद कर दी। उस रात दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे, लेकिन रात के लगभग 2 बजे मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर बने नंगे पैरों के निशान, जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। करण ने कहा, "ये कोई हमें बुला रहा है।" आरव ने कैमरा चालू किया और दोनों उन निशानों के पीछे चल पड़े। करीब 15 मिनट बाद वे जंगल के बीच एक खंडहरनुमा हवेली तक पहुंचे। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी, उस पर एक पुरानी स्याही की दवात और एक टूटी हुई कलम पड़ी थी। अचानक डायरी अपने आप आरव के बैग से बाहर गिर गई। उसके पन्ने तेजी से अपने आप पलटने लगे, फिर आखिरी खाली पन्ने पर बिना किसी हाथ के स्याही अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे एक नया वाक्य उभर आया, जिसने कहानी पढ़ ली, अब कहानी उसे पढ़ेगी। उसी क्षण हवेली के ऊपर से किसी औरत की भयानक चीख गूंजी। कैमरा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में आरव का नाम पुकारा, "आरव, अब लौटने में बहुत देर हो चुकी है।" हवेली के भीतर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव और करण एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की सांसें तेज थीं। कैमरा फिर से चालू हुआ, लेकिन स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी काली लकीरें दिखाई दीं। रिकॉर्डिंग में किसी अनजान महिला की धीमी फुसफुसाहट कैद हो रही थी, जबकि कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने साहस जुटाकर मेज पर रखी टूटी हुई कलम उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां कलम से टकराईं, उसके सामने अतीत की धुंधली झलकियां चमकने लगीं। साल 1926। उसी गांव का नाम तब भी काली डांग था। गांव में देवव्रत शास्त्री नाम का एक विद्वान रहता था। लोग कहते थे कि वह भविष्य की घटनाएं लिख सकता है। शुरू में उसने लोगों की जान बचाने के लिए आने वाले हादसों की चेतावनी लिखनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसकी लिखी हर बात सच होने लगी। लोग उसे संत मानने लगे। फिर एक दिन उसकी इकलौती बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कई दिनों तक खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। उस घटना के बाद देवव्रत पूरी तरह बदल गया। वह गांव से दूर इसी हवेली में रहने लगा। लोगों ने बताया कि वह रात भर किसी अदृश्य शक्ति से बातें करता था। कुछ महीनों बाद उसने एक चमड़े की डायरी लिखनी शुरू की, लेकिन अब उसमें भविष्य नहीं, मौतें लिखी जाने लगीं, जिसका नाम उस डायरी में आता। कुछ दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती। डरे हुए गांव वालों ने एक रात हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर देवव्रत मृत पड़ा था, लेकिन उसकी लाश के पास रखी डायरी का आखिरी पन्ना खाली था। और उसी रात डायरी गायब हो गई। अचानक आरव की आंखें खुलीं। उसके हाथ से कलम नीचे गिर गई। तो यह डायरी उसी देवव्रत की है, करण ने धीमी आवाज में कहा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक बंद कमरा था। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। हर नाम के सामने एक तारीख, और हर तारीख के सामने लाल रंग का एक निशान। आरव ने ध्यान से देखा। आखिरी दीवार पर बिल्कुल नया नाम उभर रहा था, आरव मेहता। उसके नीचे करण सिंह। और फिर धीरे धीरे तीसरा नाम भी बनना शुरू हुआ। लेकिन नाम पूरा होने से पहले ही कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर लगभग 10 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। वह कांपती आवाज में बोली, डायरी को नष्ट मत करना, वरना जो इसमें कैद है वह आजाद हो जाएगा। इतना कहकर वह बच्ची धीरे धीरे धुएं जैसी धुंध में बदल गई और गायब हो गई। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले डायरी अपने आप खुली। इस बार उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, अगला सच।
खून से लिखा जाएगा। उसी क्षण हवेली के बाहर किसी की दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरव और करण भागकर बाहर निकले, लेकिन अंधेरे में उन्हें केवल ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जो जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे। जंगल की नमी भरी हवा में वह दर्दनाक चीख कुछ सेकंड तक गूंजती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव ने टॉर्च की रोशनी उन ताजे पैरों के निशानों पर डाली। निशान एक संकरे रास्ते की ओर जा रहे थे, जहां वर्षों से शायद कोई नहीं गया था। करण ने कैमरा चालू रखा, लेकिन उसकी आवाज साफ कांप रही थी। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। करीब 20 मिनट बाद वे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां पेड़ों की जड़ों के बीच आधा दबा हुआ एक छोटा सा पत्थर का मंदिर था। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और उसके ऊपर धूल से ढका एक शिलालेख दिखाई दे रहा था। आरव ने मिट्टी साफ की। उस पर लिखा था, जो भविष्य को बदलना चाहेगा वही उसका पहला शिकार बनेगा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें कई पुराने दीपक, टूटे हुए पूजा के पात्र और दीवारों पर बने रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिए। सबसे बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर सूखे हुए लाल रंग के धब्बे अब भी मौजूद थे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। दोनों घबराकर मुड़े। वहां गांव की एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जिसका नाम सावित्री था। गांव वाले उसे वर्षों से जंगल की रक्षक मानते थे। सावित्री ने बिना कुछ पूछे डायरी की ओर देखा और बोली, यह डायरी श्राप नहीं है, यह एक कैद खाना है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कैद खाना किसका? सावित्री ने गहरी सांस ली। 100 साल पहले देवव्रत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक ऐसी शक्ति से समझौता किया था, जिसे इंसान कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने उसी शक्ति को इस डायरी में बांध दिया। लेकिन उस कैद को जिंदा रखने की कीमत थी हर कुछ वर्षों में नई मौतों की भविष्यवाणी। आरव और करण एक दूसरे को देखने लगे। अगर यह सच था, तो डायरी किसी की जान नहीं ले रही थी, बल्कि किसी और चीज को बाहर आने से रोक रही थी। सावित्री ने आगे कहा, अगर डायरी पूरी तरह नष्ट हुई, तो 100 साल पुरानी वह शक्ति फिर आजाद हो जाएगी। तभी डायरी अपने आप खुल गई। इस बार खाली पन्ने पर धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे। अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। इसके नीचे 3 नाम दिखाई दिए, आरव मेहता, करण सिंह और सावित्री। सावित्री का चेहरा एकदम शांत था, जैसे उसे यह पहले से पता हो। वह मुस्कुराई और बोली, अब फैसला तुम्हें करना है। या तो इस डायरी को सुरक्षित रखो और इसमें लिखी मौतों का सिलसिला चलता रहेगा, या इसे खत्म कर दो और उस अंधेरी शक्ति का सामना करो जिसे 100 साल पहले भी कोई नहीं रोक पाया था। इतने में मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। वेदी के नीचे से किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर बिना किसी कारण एक ही संदेश बार बार चमक रहा था, डोंट ओपन द सील। और फिर पत्थर की वेदी के बीचों बीच एक लंबी दरार उभर आई। उस दरार के भीतर से धीरे धीरे एक काला हाथ बाहर निकलने लगा। मंदिर की वेदी से निकला वह काला हाथ धीरे धीरे वापस भीतर चला गया। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अगला कदम उठाने से पहले सब कुछ देख रही हो। सावित्री ने घबराकर कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है। डायरी अपना अंतिम अध्याय लिख रही है। आरव ने डायरी खोली। इस बार पन्नों पर लिखे शब्द पहले से अलग थे। वहां लिखा था, जिसने सत्य जान लिया वही अंतिम निर्णय करेगा। डायरी के आखिरी हिस्से में एक छिपा हुआ पन्ना था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उस पन्ने में देवव्रत शास्त्री का अंतिम संदेश लिखा था, मैंने भविष्य देखने की शक्ति मांगी थी, लेकिन बदले में मृत्यु की छाया मेरे गांव से बंध गई। इस डायरी ने मौतों की भविष्यवाणी नहीं की, यह हर बलिदान का रिकॉर्ड बनती रही। जब तक यह डायरी सुरक्षित है, वह शक्ति पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन यदि कोई निस्वार्थ होकर इस श्राप को अपने साथ स्वीकार करे, तो यह सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। आरव समझ गया, डायरी किसी इंसान को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस अंधेरी शक्ति को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसे हमेशा एक संरक्षक चाहिए था,
करण ने कहा, चलो इसे जला देते हैं। सावित्री ने तुरंत रोक दिया, अगर इसे अभी नष्ट किया तो जो कैद है वह बाहर आ जाएगा। उसी समय मंदिर की दरार और चौड़ी हो गई। ठंडी हवा पूरे मंदिर में फैल गई। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह हल्की रोशनी से चमकने लगे। डायरी का आखिरी खाली पन्ना अपने आप भरने लगा। उस पर लिखा, नया संरक्षक। कुछ पल तक पन्ना खाली रहा, फिर धीरे धीरे एक नाम उभर आया, आरव मेहता। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यदि वह पीछे हट गया तो यह शक्ति पूरे गांव में फैल सकती है। उसने डायरी दोनों हाथों से उठाई और वेदी के सामने खड़ा हो गया। अचानक पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई, मंदिर शांत था। दरार गायब हो चुकी थी। वेदी पहले जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन आरव वहां नहीं था। जमीन पर केवल वही पुरानी डायरी पड़ी थी। अब उसके पहले पन्ने पर एक नई पंक्ति लिखी थी, संरक्षक बदल चुका है। करण ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे आरव की बात याद आई। उसने बिना पढ़े डायरी बंद कर दी। अगली सुबह उसने पूरी घटना प्रशासन को बताई। जब अधिकारी मंदिर पहुंचे तो वहां किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ एक पुरानी डायरी और मंदिर के बाहर लगी एक पत्थर की पट्टिका, जिस पर अब एक नया नाम खुदा हुआ था, आरव मेहता, अंतिम संरक्षक। कुछ महीने बाद करण को डाक से एक बिना प्रेषक वाला पुराना लिफाफा मिला। उसके अंदर एक अकेला पन्ना था, वही पुराना कागज, वही स्याही और केवल एक पंक्ति। कहानी समाप्त नहीं हुई। अगला अध्याय तब शुरू होगा जब कोई फिर इस डायरी का पहला पन्ना खोलेगा। कैमरा धीरे धीरे उस बंद डायरी पर ठहर जाता है। पन्ने अपने आप हल्के से हिलते हैं, लेकिन खुलते नहीं। और यहीं यह रहस्यमयी कहानी समाप्त होती है।